नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की जो 36 भाग एक पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 7 प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें पहले हम जो लेखिका है उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण किस्सान स्वर इस पाठ से संबंधित बनते हैं वो देखेंगे और उसके बाद में हम अध्याय नंबर 8 भी इसी वीडियो में पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ के में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में देखते हैं। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक मानी जाती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी देखने को मिलता है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित और लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन इस अध्याय में देखने को मिलेगा। अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। परम धाम का अर्थ होता है स्वर्ग, प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, नक्काशीदार, बैल बूटे के काम से युक्त। फूल, तांबे और रंगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। निराहार मतलब बिना कुछ खाए पिए। पदक, प्रशंसा सूचक पुरस्कार, सोने, चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रभाती होता है सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरी होता है रंग बिरंगी धारियों वाली वेशभूषा, विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर का अर्थ होता है कुलपति। त्योहार जो है इसमें योग के ऊपर डबल मात्रा ना आकर एक ही मात्रा आती है। ये त्योहार जो है ये अशुद्ध है। त्योहार में ना तो कोई अनुस्वार लगता है, ऐसे लिखा जाता है ये त्योहार शुद्ध है। स्त्री दर्पण ये एक पत्रिका है। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार ये प्रकाशित होती रही है। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य था। उन शब्दार्थों के अतिरिक्त जो शब्दार्थ है वो भी यहाँ दिए गए हैं। अध्याय नंबर 7 मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित। फूल कटोरा मतलब तांबे रागे के मिश्रण से निर्मित एक मिश्र धातु का कटोरा। उस्तानी मतलब गुरुआइन, सांप्रदायिकता, अपने संप्रदाय या धर्म को श्रेष्ठ मानना। मेरे बचपन के दिन संस्मरण में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन मिलता है लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया,
विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का। लेखिका का जन्म हुआ था कुल देवी दुर्गा की बाबा के द्वारा पूजा अर्चना से कई पीढ़ियों बाद लेखिका का जन्म हुआ था। लेखिका के घर में कोई भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। लेखिका की माता ने उसे सर्वप्रथम क्या पढ़ना सिखाया, तो सर्वप्रथम उसे पंचतंत्र पढ़ाया। लेखिका को उर्दू पढ़ाने जब मौलवी उनके घर आए तब लेखिका ने क्या किया, वो चारपाई के नीचे छिप गई। वो उर्दू पढ़ना नहीं चाहती थी। लेखिका की माता की विशेष रुचि किसमें थी, गीता पाठ करने में। लेखिका का मन मिशन स्कूल में नहीं लगा तो उसे कहाँ भेजा गया, उसे भेजा गया क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में। 10 वर्ष की आयु में 5वीं जमात में वहाँ उसको दाखिला दिया गया। छात्रावास में लेखिका की प्रिय सहेली कौन बनती है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो 7वीं जमात की छात्रा थी। लेखिका 5वीं क्लास में थी और ये 7वीं क्लास में थी। लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया था, माता के मुख से मीरा के पदों को सुनकर। सुभद्रा कविता या पद की रचना कौन सी भाषा में करती थी, तो वो खड़ी बोली में करती थी। महादेवी तुम कविता लिखती हो, ये किसने पूछा, ये पूछा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। लेखिका व सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताएं छपवाने के लिए कहाँ भेजती थी, वो स्त्री दर्पण पत्रिका के कार्यालय में अपनी कविताएं भेजती थी। 1917 ईस्वी के बाद जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तब स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बना था, वो बना था आनंद भवन, जो महादेव वर्मा का विद्यालय था, छात्रावास था। जब एक दिन लेखिका को उपहार स्वरूप चांदी का कटोरा मिला तो सुभद्रा कुमारी ने उससे पेशकश की कि एक दिन महादेव वर्मा अपने हाथों से खीर बनाकर सुभद्रा कुमारी चौहान को उस कटोरे में खीर खिलाएगी। जब गांधी जी आनंद भवन आए तो उन्होंने लेखिका से क्या मांग लिया, वही चांदी का कटोरा जो लेखिका ने इनाम स्वरूप प्राप्त किया था। सुभद्रा के छात्रावास छोड़ने पर लेखिका के कमरे में किसे प्रवेश मिला था, कोल्हापुर की एक मराठी लड़की जिसका नाम था जेबुनिसा, उसको उस कमरे में प्रवेश मिला था। छात्रावास में रहने वाली उस्तानी का क्या नाम था, वो था जिन्नत बेगम। बचपन में लेखिका का परिवार जिस बंगले में रहता था उसी में जवारा के नवाबों को भी रहना पड़ा था। क्यों, क्योंकि उनकी अपनी नवाबी छिन जाने के कारण उनको किराए के बंगले में रहना पड़ा था। बेगम साहिबा को हम मतलब लेखिका और छोटे बच्चे क्या कहकर पुकारते थे, ताई साहिबा। लेखिका के छोटे भाई के पैदा होने पर ताई साहिबा ने उसका क्या नाम रखा, तो उसका नाम रखा मनमोहन। ताई साहिबा लेखिका की माता को कहती थी दुल्हन। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा वाइस चांसलर बने जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। तो इस अध्याय में ये सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव दें कि क्या कमी रही है, क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के पद्य से संबंधित सभी अध्याय मिलेंगे और इस चैनल पर आपको 9 से 12 तक गद्य से संबंधित अध्याय मिलेंगे। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में गांव आरता दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में इनका देहांत हो गया था। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय था। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध और 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी।
उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया जा चुका है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनका रचना क्रम एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। एक कुत्ता एक और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी इस अध्याय में देखने को मिलता है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं को उनसे जुड़ी स्मृतियों के सारे, गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण इसमें किया गया है। यह निबंध सभी जीवों के प्रति प्रेम की प्रेरणा देता है। ये इस अध्याय से संबंधित शब्दार्थ हैं। कुछ तो यहाँ हैं, कुछ आपको आगे प्रदर्शित किए जाएंगे। एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित, अध्याय नंबर 8। क्षीणवधो मतलब दुबला पतला, अस्तगामी डूबता हुआ, प्रगल्भ वाचाल, परितृप्ति पूरी तरह संतोष की प्राप्ति, भीत डर, आरोग्य बांग्ला भाषा की एक पत्रिका, प्राणपण जानकीबाजी, मरमभेदी अति उत्तम, धृष्ट लज्जा रहित, तितल्ले तीसरी मंजिल पर, अभियोग आरोप, मुखातिब संबोधित या जानकर, बिडाल बिलाव, ईसत कुछ, रिमार्क टिप्पणी, स्तब्ध जड़ीभूत, अनुकंपा दया, युद्ध भ्रष्ट, दल से निकाला हुआ, प्रवास देशांतरण, उत्तरायण उत्तर दिशा की ओर, परवाह चिंता या सहारा। अब इस पाठ से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में क्या प्रदर्शित किया गया है? पशु पक्षियों के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का मानवीय प्रेम। गुरुदेव शांति निकेतन आश्रम में रहते थे, तीसरी मंजिल पर। जब कभी लेखक गुरुदेव के दर्शन करने जाते तो वो मुस्कुराकर कहते, दर्शनार्थी है क्या? जब लेखक अपने परिवार सहित गुरुदेव से मिलने पहुंचे तब उनके तुरंत बाद वहां पर कौन पहुंचा था? एक कुत्ता, जो अपने स्नेहदाता गुरुदेव को 2 मील दूर से खोजते हुए वहां आया था। कुत्ता प्रतिदिन सुबह एक भक्त की तरह गुरुदेव के पास तब तक बैठा रहता जब तक गुरुदेव उसे अपने हाथों का स्पर्श नहीं देते। गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में कविता के रूप में ये बात लिखी थी। एक दिन लेखक और उसका साथी अध्यापक बगीचे में गुरुदेव के साथ टहल रहे थे, तब गुरुदेव ने कौवों के बारे में पूछा कि आश्रम के कौवे क्या हो गए, कि कहाँ चले गए। एक अन्य लेखक ने कौवों को क्या उपमा दी कि आधुनिक साहित्यकारों की। मोटो मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। एक दिन जब लेखक सुबह गुरुदेव के पास गए तो वहाँ एक लंगड़ी मैना को फुदकते हुए उन्होंने देखा। तो गुरुदेव ने उसके बारे में क्या बताया कि यह मैना जो है ये युद्ध भ्रष्ट है। उस लंगड़ी मैना को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया कि शायद वह विदुरपति है जो स्वयंवर सभा के युद्ध में घायल होकर आया था, या फिर विधवा पत्नी है जो बिलाव के आक्रमण से स्वयं तो घायल हुई, लेकिन इस आक्रमण में उसने अपने पति को खो दिया। जब गुरुदेव का चिताभस्म कोलकाता के शांति निकेतन आश्रम लाया गया तब एक कुत्ता उनके कलश के पास बहुत देर तक बैठा रहा। ये बात किसने बताई? तो आचार्य चित्ती मोहन सेन ने ये बात लेखक को बताई। तो इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल गद्य से संबंधित और ये चैनल पद्य भाग से संबंधित है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।